खड़ा हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के नीरों में। बस इतना कहते ही सरदार पटेल के भारतीय सेना कश्मीर पहुंचे और पाकिस्तानी गुंडों को चीरना चालू कर दी वहां पे। कश्मीर पहुंचे और पाकिस्तानी गुंडों को चीरना चालू कर दी वहां पे। दुनिया में अगर जो सबसे प्यारा मैप है किसी देश का, तो वो हमारे देश भारत का। ध्यान से मैप को देखेंगे तो मैप का जो ऊपरी प्रदेश है वो उसको धरती का स्वर्ग कहते हैं और जन्नत कहते हैं उसको। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर और आज के लद्दाख के बारे में, जिसको भारत का ताज भी कहा जाता है। क्या कहता है? भारत का ताज भी कहा जाता है। और आप जानते हैं, ताज को पाने की कोशिश हर कोई करता है, इसलिए देश के दुश्मन हमेशा इसको पाने की, भारत से छीनने की कोशिश करते आए हैं। यही कारण है कि कश्मीर का माहौल हमेशा से खराब करने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि कश्मीर भारत सहित पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बना रहता है। लेकिन क्या आप जो कश्मीर का मैप देख रहे हैं, ये मैप एक्चुअली ऐसा मैप है? ये सही मैप है? अगर बात करें हम लोग भारत के नज़रिए से, तो भारत मैप कुछ इस तरह दिखाता है। भारत के हिसाब से मैप ऐसे है, पूरा कश्मीर भारत का है। वहीं बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भारत का मैप कुछ इस तरह से दिखाता है, जिसमें ऊपर का हिस्सा गायब रहता है। वो गायब हिस्सा पाकिस्तान अपने नक्शे में इंक्लूड करके दिखाता है। वहीं बात करें हम चाइना की, तो चाइना क्या करता है, कश्मीर का कुछ हिस्सा, पूरब का जो इलाका है, हिस्सा है, वो अपने नक्शे में इंक्लूड करके भारत का मैप कुछ इस तरह से दिखाता है। वहीं हम लोग बात करें यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन भारत का मैप कुछ इस तरह से दिखाता है, जिसमें कश्मीर का ऊपर का हिस्सा गायब रहता है। लेकिन शायद इनको पता नहीं है कि भारत का एक्चुअली मैप कैसा था, कि ये अखंड भारत का मैप, इसमें ये दोनों लोग आते थे, तो ये भारत का अखंड मैप। लेकिन अभी जो करंट मैप है कश्मीर की, वो कैसी है उसके बारे में आपको समझना चाहिए। और ये मैप देख के आप कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स है, आधी समस्या वो आप समझ जाएंगे ऐसे ही कश्मीर के मैप को देख के। अब ये जो सामने दिख रहा है आपको, कश्मीर का मैप दिख रहा है। अब कश्मीर के मैप में आपको दिख रहा है कि ग्रीन वाला इलाका, ये जो ग्रीन वाला इलाका आपको दिख रहा है, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी हम लोग पीओके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीओके बोलते हैं। ये जो ग्रीन वाला एरिया है, पूरे कश्मीर का 30% ज़मीन है, 30% भूभाग है इसके पास है। अभी क्या, जो ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ग्रीन वाला, इसको गिलगिट बाल्टिस्तान बोलता है पाकिस्तान, हम लोग क्या बोलते हैं? पीओके बोलते हैं। और नीचे वाला जो एरिया है, ये इसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है, आज़ाद कश्मीर बोलता है। इसको एक अलग देश टाइप का बना के रखा है। इसका सुप्रीम कोर्ट अलग है, इसका चुनाव आयोग अलग है, इसका राष्ट्रपति अलग है, सिर्फ नाम के लिए। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, जहाँ पे भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, आपको याद होगा, और पाकिस्तान को तो हमेशा याद रहेगा। अब ऊपर देख रहे होंगे रेड वाला इलाका, ये जो रेड वाला इलाका है, इसको चाइना ने कब्जा करके रखा है 1962 से। कब से? 1962 से इसने कब्जा करके रखा है चीन ने। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे आप लोग, इसमें जो रेड वाला इलाका है, जिसमें लाइनिंग है, ये वाला इलाका को हम लोग बोलते हैं सस्काम वैली। क्या बोलते हैं? सस्काम वैली है। ये पहले पाकिस्तान के पास था, लेकिन चाइना को इसने गिफ्ट दे दिया। क्या दे दिया? चाइना को इसने दहेज में दे दिया। अब देखते हैं ना, किसी शरीफ आदमी से कोई सामान आप छीन लीजिए और 4 लोगों में बांट लीजिए, तो क्या होगा? शरीफ आदमी के पहले आप अकेले दुश्मन थे, अब उसके 4 दुश्मन हो जाएंगे, 4 लोगों से उसको लड़ना पड़ेगा। तो यही काम पाकिस्तान किया भारत के साथ। अब आप सोच रहे होंगे ना, पाकिस्तान कितनी औकात, कैसे कि कश्मीर को इसने हड़प लिया। तो कहते हैं ना, प्रेजेंट में दिख रही समस्या को समझने के लिए हमको पास्ट में जाना पड़ता है। तो जी हाँ, हम लोग चलते हैं 1947 में, जब देश आज़ाद हो रहा था और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। तो उस समय जब देश आज़ाद हो रहा था, तो भारत में 556 रियासतें हुआ करती थी। यूँ कहें 556 छोटे मोटे राजा थे, और आज के समय से देखें तो 556 देश थे। तो अंग्रेजों ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। क्या शर्तें रखी? पहला, आप चाहे तो भारत के साथ आ सकते हैं, आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या आप चाहे तो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं अपना एक देश बना के। तो सरदार पटेल के कन्विंस करने पे अधिकतर जो राजा थे वो भारत के साथ आ गए। हाँ, कुछ थे जो लातों के भूत थे, जैसे जूनागढ़ था, हैदराबाद था, इन्होंने थोड़ा बहुत नौटंकी की, लेकिन बाद में फिर इनको भी आना पड़ा भारत के साथ। फाइनली यहाँ पे बच गए। जो अभी बात हो रही है कश्मीर के बारे में, कश्मीर के बारे में जो बात हो रही है, यहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, ये बच गए। अब हरि सिंह के बारे में और कश्मीर के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा कश्मीर का इतिहास जान लेते हैं और इनके पूर्वजों के बारे में जान लेते हैं।
बात है बहुत समय पहले क्या था कि पंजाब, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और ये कश्मीर ये महाराजा रंजीत सिंह जी के अधीन हुआ करता था। लेकिन जब 1819 में उनकी मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेज पूरे इलाके पे कब्जा कर लेते हैं। और कब्जा करने के बाद क्या करते हैं, जो गुलाब सिंह डोगरा रहते हैं, ये महाराजा रंजीत सिंह जी के सेना प्रमुख रहते हैं, उनको ये लोग 75 लाख रुपए में बेच देते हैं। कितने? 75 लाख रुपए में अंग्रेज गुलाब सिंह डोगरा को बेच देते हैं। ये अपना शासन करने लगते हैं। फिर इनके लड़के होते हैं रणवीर सिंह, क्या होते हैं इनके लड़के रणवीर सिंह होते हैं, फिर ये शासन करने लगते हैं। फिर उनके लड़के होते हैं प्रताप सिंह, वो भी शासन करने लगते हैं। फिर उनके लड़के होते हैं ये राजा हरि सिंह, और इन्हीं की बात चली, राजा हरि सिंह होते हैं। तब तक 1947 आ जाता है और ये शासन करने लगते हैं। अब इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये इनसे सरदार पटेल जब मिलने गए, क्या कि भाई आप सब लोग हमारे साथ आ गए, अभी भारत के साथ आ गए, भारत को एक मजबूत सशक्त राष्ट्र बनाते हैं। इन्होंने बहुत दिमाग लगाया। क्या किया? बहुत दिमाग लगाया। ये सोचे कि पाकिस्तान में जिन्ना पीएम बन रहा है, इधर नेहरू जी बन रहा है, हम क्या नहीं बन जाए, हम भी बन जाए कश्मीर के सीएम। पर राजा थे ये, तो कहे कि नहीं भाई, हम आपके साथ नहीं आएंगे, ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हम स्वतंत्र रूप से रहेंगे, हम अपना राष्ट्र बनाएंगे। भारत का ठीक है भाई, आपकी मर्जी। भारत फिर उसके बाद कोई दखल अंदाजी नहीं किया, फिर अपना भारत काम करते रहा। लेकिन पाकिस्तान को ये हमेशा से ये बात खटकती रहती थी। पाकिस्तान चूंकि धर्म के आधार पे बना था, जिन्ना धर्म के आधार पे बनाया था पाकिस्तान को, और कश्मीर क्या था, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, तो उसको कश्मीर किसी भी हालत में चाहिए थी। अब उसे जल्द ही मौका हाथ लगा। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की जो सेना थी उसको कबायलियों के भेष में कश्मीर में भेजना चालू किया। अभी कबायली कौन होते हैं? कबायली यानी पाकिस्तान में खैबर पख्तून नाम का एक जगह है, वहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं, जो वहाँ के आदिवासी लोग होते हैं, उनके भेष में पाकिस्तानी सोल्जर को, पाकिस्तानी आर्मी को कश्मीर में इंटर कराया। और ये लोग यहाँ पे लूटपाट मचाना चालू किए और लोगों को कन्विंस करने लगे कि आप देखिए मुस्लिम लोग हैं, हिंदू राजा पे शासन कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और वो लोग कुछ हद तक कामयाब भी हो गए वहाँ के लोगों को समझाने में इस बात को, और वहाँ के कुछ लोग उनके साथ में आ गए और हिंदू राजा के खिलाफ विद्रोह चालू हो गया। धीरे धीरे ये विद्रोह इतना भीषण रूप ले लिया कि राजा को अब लगने लगा कि अब हमारी जान बचेगी नहीं। धीरे धीरे ये कबायली जो थे पूरे कश्मीर पे कब्जा कर रहे थे। यहाँ तक बारामूला में इतना भीषण लूटपाट मचाया, वहाँ औरतों बच्चों घरों को भयंकर तरीके से लूटा और राजा की जान अब खतरे में लगने लगी थी। फिर राजा क्या करता है, दिल्ली भागता है। इन्हें दिल्ली संदेश देते हैं, दिल्ली आते हैं नेहरू जी के पास और भारत सरकार के पास आके कहते हैं कि हमें बचा लीजिए, नहीं तो पूरा कश्मीर ख़त्म हो जाएगा और हम भी ख़त्म हो जाएंगे। सरदार पटेल थे, वो कहे भाई हम तो आपको पहले ही समझा रहे थे, आपको ही पीएम बनना था, राजा बनना था, जाइए बनिए। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, नहीं गलती हो गया हमसे, अब आप हमको बचाइए। अब इतना करके फिर वापस जो हरि सिंह थे वो कश्मीर चले जाते हैं। अब नेहरू जी तो एकदम थोड़े गर्म मिजाज के थे, कहते भाई अब तो सेना तुरंत भेज दिया जाए। लेकिन उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत में ही था। अभी लॉर्ड माउंटबेटन कौन है? भारत का वायसराय था। अब वायसराय क्या होता है, अब क्यों नहीं है? एक्चुअली वायसराय क्या होता था उस टाइम, जैसे अभी के राष्ट्रपति होते हैं उस टाइम वायसराय हुआ करता था। लेकिन जब संविधान हमारा बना तो वायसराय का पोस्ट खत्म हो गया और राष्ट्रपति का पोस्ट आ गया। तो उस समय हमारा संविधान बना नहीं था, हमारा संविधान तो 1950 में बना था, 1947 में बस हम लोग आज़ाद हो रहे थे। तो वायसराय अभी रुका ही था अपने देश में। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे सेना भेज देंगे, वो अलग देश है, वो आप में मिला नहीं, आप अलग देश हैं तो कैसे भेज देंगे? आपको एक एग्रीमेंट पे साइन करवाना पड़ेगा, तब आप उसको मदद कर पाएंगे। नेहरू जी और सरदार पटेल गए, ठीक है। फिर वहाँ जाते हैं कश्मीर के जो राजा होते हैं उनको समझाते हैं। हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी भारत विलय पत्र, यानी विलय पत्र के नाम से मशहूर है, उस पर आपको साइन करना पड़ेगा और हमारी 3 शर्तें हैं। वो बोले क्या शर्तें हैं? शर्तें ये कि आपका जो रक्षा विभाग है वो हम देखेंगे, जो आपका विदेश विभाग है मंत्रालय वो हम देखेंगे, और जो आपका संचार विभाग है वो हम देखेंगे। ये तीनों शर्त अगर मंजूर हो तो साइन कीजिए। तो बताइए, तो क्या भैया साइन कहाँ करना है? तो फिर वो साइन करते हैं। फिर क्या करते हैं, वो साइन करते हैं, जिसपे साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो सेम कॉपी यही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे लॉर्ड माउंटबेटन साइन किए हुए हैं और यहाँ पे राजा हरि सिंह साइन किए हुए हैं। फिर इसके बाद तो भारत स्वतंत्र था। फिर नेहरू जी कागजात लेके दिल्ली आते हैं और सबको बताते हैं, नेहरू जी को, लॉर्ड माउंटबेटन सब लोग रहते हैं, और भारतीय सेना को बुलाया जाता है।
भारतीय सेना को बुलाते हैं और नेहरू जी जो भारतीय सेना को बुलाते हैं और सरदार पटेल हुंकार भरते हैं, कहते हैं कि खड़ा हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। फिर क्या था, इतना सुनते ही भारतीय सेना कश्मीर पहुंची और पाकिस्तानी गुंडों को चीरना चालू कर दिया वहां से एक एक करके, और धीरे धीरे कैप्चर करने लगी भारतीय सेना कश्मीर में, और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने लगी, वो लोग भागने लगे। फिर इसी बीच पता नहीं क्या हुआ, इसी बीच लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू जी को पता नहीं क्या कन्विंस किया कि नेहरू जी चले गए यूनाइटेड नेशन। कहाँ चले गए? UNO, यानी यूनाइटेड नेशन चले गए। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे बस हो गई थी। अब यहाँ पे गलती क्या हुई, जो दो देशों का मैटर था, भारत और पाकिस्तान का जो दो देशों का मैटर था, अब उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया, अब उसका नेशनलाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल मैटर अब बन गया वो। अब यहाँ पे क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन अब बुलाया, वो इसीलिए बनाया गया था यूनाइटेड नेशन की, यानी देश देश का झगड़ा सॉल्व करने के लिए, जो देश देश का झगड़ा होगा वो सॉल्व करेगा यूनाइटेड नेशन। भारत पाकिस्तान को बुलाया, भारत को बैठाया और पाकिस्तान को बैठाया। नेहरू जी से पूछा क्या हुआ, तो नेहरू जी ने कहा कि ये पाकिस्तानी आर्मी लेके यहाँ पे हमला कर रहा है, कश्मीर में अशांत माहौल कर रहा है, वहाँ के राजा को मार रहा है। पाकिस्तान पूछा तुम ऐसा कर रहा है, तो जिन्ना कहा कि नहीं सर हम ऐसा नहीं कर रहे, ये इनके ही लोग हैं, इनके शासन से असंतुष्ट हैं और इनके खिलाफ विद्रोह कर दिए हैं, ये हमको कह रहे हैं। फिर भारत सरकार क्या करती है, कुछ ऐसे सबूत देती है जिससे प्रूफ हो जाता है कि पाकिस्तानी सेना के ही लोग हैं जो कश्मीर में आतंकवादियों के वेश में यहाँ पे जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं वहाँ पे। फिर पाकिस्तान को मानना पड़ा, जब सबूत दे दिया तो पाकिस्तान ही मान गया। अब क्या कहा, यूनाइटेड नेशन अपना फैसला सुनाया कि दोनों लोग जहाँ पे हैं तुरंत वहीं रुके और युद्ध को बंद कर दें, तत्काल युद्ध को बंद कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान माना था कि हमारे लोग हैं यहाँ पे, सेना के वेश में, सेना है जो कबायलियों के बेस में थी, तो उसको कहा, पाकिस्तान को कहा यूनाइटेड नेशन आप पहले यहाँ पे सेना को हटाएंगे, क्या करेंगे आप सेना को पहले पाकिस्तान ले जाएंगे और हमको एम्श्योर करेंगे, हमको बताएंगे कि हमने सेना को वहाँ से हटा लिया, फिर हम भारत को कहेंगे कि भारत अपना सेना वहाँ से हटा ले। फिर उसके बाद क्या होगा, रेफरेंडम होगा, वहाँ के लोगों में जनमत संग्रह होगा, वहाँ के लोगों में वोटिंग किया जाएगा निष्पक्ष रूप से कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ रहना चाहते हैं या स्वतंत्र रूप से आप रहना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब माहौल जब शांत रहेगा तो ऐसा ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन तब से लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ है, जो जहाँ पे वहाँ पे रुका हुआ है। जहाँ पे पाकिस्तान और भारत रुका हुआ है, जो बाउंड्री बना उसको हम बोलते हैं LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन जो हमारा एक्चुअल बॉर्डर बनाया गया था पाकिस्तान के साथ, जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर को लेकर जो बनाया गया था, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते थे रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते थे? रेड क्लिफ रेखा बोलते थे। फिर यहीं चाइना के साथ देखेंगे तो चाइना 1962 में आके कब्जा कर लिया, और जहाँ पे कब्जा कर लिया, जहाँ पे भारत और चाइना का अभी जो बॉर्डर बना है उसको हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन जो सच में जो अंग्रेजों ने डिसाइड किया था, जो बाउंड्री चाइना और हमारी, उसको हम बोलते हैं मैक मोहन रेखा, जो पूरे कश्मीर को लेते हुए शिमला और अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, उसको हम लोग मैक मोहन रेखा बोलते हैं। लेकिन ताज़ा की स्थिति ये है अभी। फिर बाद में क्या होता है, जब संविधान बनता है तो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिया जाता है, जिसमें 370 होता है। उसमें ढेर सारी कुछ सुविधाएं रहती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। जैसे उसका फ्लैग अलग था, हमारा फ्लैग अलग था, यहाँ के लोग वहाँ बस नहीं सकते थे, ऐसे ढेर सारे उसमें रूल थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बीजेपी की गवर्नमेंट ने 370 को ख़त्म करके इक्वल कर दिया है, और वहाँ पे लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को। तो ये अभी की ताज़ा स्थिति है, और तब से लेके अब तक कश्मीर के लोग हमारे साथ हैं और भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, और पाकिस्तान से भी लड़ते रहते हैं। हमारे जो वहाँ के सेना के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, जो RR के लोग हैं, वो सेना के साथ रहते हैं, और कश्मीर में जो पाकिस्तान के आए हुए आतंकवादी हैं उनको जन्नत भेजते रहते हैं। तो ये है ताज़ा कश्मीर की स्थिति। कश्मीरी जो भाई बहन है वो हमारे भाई बहन हैं, हमारे साथ हैं और देश के साथ हैं। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या कश्मीर भारत का हिस्सा बन पाएगा? जो POK है या जो अक्साई चीन है वो भारत में आ पाएगा? तो इसका आंसर है जी हाँ, भारत एक ना एक दिन ऐसा जरूर कर लेगा। इसके दो रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता क्या हो सकता है? मिलिट्री पावर, यानी सैन्य गतिविधियों द्वारा भारत अपने पावर को और बढ़ा के, सैन्य क्षमता को बढ़ा के पाकिस्तान द्वारा जो POK वाला एरिया है उसको कब्जा कर सकता है, ऑक्युपाइड कर सकता है।
जो पाकिस्तान वाला एरिया भारत उसको कैप्चर कर सकता है, उसको पाकिस्तान से ले सकता है सैन्य क्षमता के बल पे। और चीन वाला जो एरिया उसको भी भारत ले सकता है आने वाले टाइम में। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ पे इतना डेवलप हो, कश्मीर के लोग इतने संतुष्ट हों कि जो पीओके के रहने वाले लोग हैं इनको देख के वो लोग यहाँ पे आने के लिए मजबूर हो जाएं। और जब यूनाइटेड नेशंस जब जनमत संग्रह कराए तो सब लोग भारत के साथ आने के लिए तैयार हो जाएं। देखते हैं ना, जैसे कोई गांव है, वो गांव खूब डेवलप कर रहा है, वहाँ अच्छे अच्छे जॉब लग रहा है। मान चलिए कोई गांव है अच्छा डेवलप कर रहा है, वहाँ हर टाइप की सुख सुविधाएँ मिल रही है, और दूसरे गाँव के जो लोग हैं वो वहाँ पर कुछ सुख सुविधा नहीं मिल रही, ना पानी की व्यवस्था, ना बिजली की व्यवस्था, ना घर की व्यवस्था है, वहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं है। तो जब अगर जो विकसित गांव का जो प्रधान अगर वो कभी ऑफर देगा आने के लिए तो वो सब लोग यहाँ पे आना चाहेंगे। वैसे ही भारत क्या करे, वैसे भारत क्या करेगा, कश्मीर वाले एरिया को इतना डेवलप कर लेगा कि आने वाले टाइम में जो पीओके के रहने वाले लोग हैं वहाँ ऐसे ही अभी भूख से मर रहे हैं, इतना प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो लोग यहाँ पे आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और जब भारत एक बार जनमत संग्रह कराएगा यूनाइटेड नेशन के कहने पे तो सब लोग भारत के साथ आ सकते हैं। ये एक रास्ता हो सकता है, और भी सारे रास्ते और विकल्प हो सकते हैं। तो आई एम श्योर, मुझे विश्वास है आज का वीडियो देखने के बाद आप कश्मीर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज और आपका बढ़ा होगा और कश्मीर के बारे में समझे होंगे, और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी अच्छा है, और आपका सेल्फ नॉलेज भी बढ़ा होगा। अगर कोई कश्मीर के बारे में पूछता है तो आप मुझसे बेहतर आप बता पाएंगे कश्मीर को, और कश्मीर को डिफाइन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय और जय हिंद।